सो नीट यूजी का पेपर डिस्कस करते हैं हम 2022 ईयर का। स्टार्ट करेंगे हम जूलॉजी सेक्शन के साथ। ओके, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कि लाइक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डैश कितने ml डिलीवर करेगा ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। इसका आंसर है 5 ml। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एग्जैक्ट उठ के आई है। ठीक है, होपफुली आप सबका ठीक होगा ये। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, पैलेट के अंदर कौन सिक्रीट करते हैं हमें पता है, बर्ड्स के अंदर सिक्रीशन होता है ये। ठीक है, इसमें हमें देखना होगा बर्ड कौन है। पहला ही ऑप्शन दिख गया हमें, है वो। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस और इसकी लाइनिंग को, वर्डिंग्स को, क्या क्या वर्ड्स बोले गए हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को ध्यान से देख के टिक करके जल्दी से आगे निकलना है। टाइम सेव करना है हमें। ठीक है, पे वो बर्ड है। ऑर्निथोरैंकस, बाकी सब ऑप्शंस गलत ही होंगे। ठीक है, ऑर्निथोरैंकस मैमल है, एगलिंग मैमल है, एक्सेप्शन है। सैलामेंड्रा हमें पता है एम्फीबियन है। हिपोकैम्पस मैमल है, ऑर्निथोरैंकस का भाई है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ये रहा हमारा वर्टिब्रल कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इसके बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसकी बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रास के बीच में बनी हुई है। ठीक है, वर्टिब्रास के बीच में है। इंटर वर्टिब्रा मतलब इंटर, इन बिटवीन वर्टिब्रास। ओके, ये कार्टिलेज की बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू दो तरह के होते हैं कंजर्वेशन ना, एक इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन मतलब इनसे हमें एक समझना चाहिए कि लाइक हम जो एनिमल या फिर जिस स्पीसीज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देते हैं। और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है कि हम उसे लेके जाते, रीलोकेट करेंगे, उसके नेचुरल हैबिटेट से लेके जाएंगे, किसी एरिया में लेके जाएंगे, कोई प्रोटेक्टेड एरिया में रखेंगे हम उसे। हम दोनों के हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, इन सीटू का फ़ायदा ये है कि चीप होता है और जो स्पीसीज जहाँ पे है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहती है, कन्वीनियंट रहता है। जितने भी नेशनल पार्क्स है, बर्ड सेंचुरीज हैं, सब इसका एग्जांपल है इन सीटू का। ओके, और जितने भी एक्स सीटू हैं वो हैं जैसे कि लाइक उसका फ़ायदा ये रहता है कि ये कैप्टिव ब्रीडिंग करा सकते हो उधर, कि लाइक अगर कोई एक बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीसीज़ है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, उसको हम कैप्टिव ब्रीडिंग करा के उसकी स्पीसीज़ के हम नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ज़ू देख लो, ज़ू एक एग्जांपल है एक्स-सीटू का। और किसी के घर में एक्वेरियम है तो वो भी एक एग्जांपल है एक्स-सीटू का। तो हम देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू प्रोटेक्ट, कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें आप सबको सही लग रहा होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यही करके आए होंगे तो अच्छी बात है। अब इस साल मैंने देखा कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और सर्च एंड रीज़न वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो इन सबको भी थोड़ा जल्दी करो कि लाइक इसकी ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और इसके अंदर क्या है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन की स्पीड जल्दी से करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम देखते हैं, इसको थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं। क्या है कि इस वाले के अंदर तुम्हें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों पढ़नी पड़ेगी और देखना पड़ेगा इसमें करेक्शन कौन सा है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन सी है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। कि इसके अंदर कह रहा है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडीज। बात तो सही है इसकी। र्यूमेटॉइड, अब इसके अंदर देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2। अब इसके अंदर देखना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारी, तो ऐसे ऑप्शन है 2 एंड 4।
ठीक है। अब बात आती है हमारी स्टेटमेंट 2 के ऊपर कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट लाइक सेल्स, जबकि ये गलत है क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एग्जैक्टली यही है वो बात ना, तो इट विल अटैक सेल्स। तो ये जो हमने दूसरा क्वेश्चन जो हमने स्टेटमेंट 2 हो गया हमारी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 2 भी हो गया इनकरेक्ट और 4 हो गया, 4 मार्क करना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ट्राई करोगे करने की तो थोड़े से जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 156 क्वेश्चन पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, हम अब कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम अगर ऐसे डिवाइड करें तो एक और भी निकलता है, रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट भी है, ठीक है। तो हमने इसका कहाँ तक ऐसे गया, देखो ये हुई नोज़, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, नोज़ होगी, यहाँ से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज़ होगी, नेज़ोफेरिंक्स हो गया, नेज़ोफेरिंक्स के बाद क्या आ गया हमारा, लैरिंक्स आ गया, लैरिंक्स के बाद क्या आ गया हमारा, ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद क्या आ गया, डिवीज़न होगा अब तो, ब्रोंकाई आ गया, ब्रोंकाई के बाद क्या आ गया, ब्रोंक्यूल्स आ गया, जो कंडक्टिंग पार्ट है ब्रोंक्यूल्स के वो आ गए। अब जैसे ही रेस्पिरेटरी पार्ट आ गया ब्रोंक्यूल्स का, वैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट स्टार्ट हो गया, एल्वोलाई आ गया, जैसे ही रेस्पिरेटरी पार्ट आया ब्रोंक्यूल्स का, हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके अंदर कि क्या है, ठीक है। क्या है कि प्रोवाइड्स सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल भी नहीं करता। ध्यान रखना, नोट द फंक्शन पूछा है, फंक्शन नहीं पूछा। वर्डिंग्स को ध्यान से देखना हमेशा एमसीक्यूज़ की। तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें पता है फंक्शन क्या है कंडक्टिंग पार्ट की, बट तुम्हें ये भी देखना है कि एमसीक्यूज़ की वर्डिंग क्या यूज़ हो रखी है। इसमें पूछा गया नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। इट डजंट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, बिल्कुल करता है। फिर ये हमसे पूछा ही नहीं गया, इनहेल्ड एयर इज इमिटेड, करता है, बिल्कुल करता है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल करता है। क्या नहीं करता है ये पूछा गया हमसे, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है। अब करते हैं 157 क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन सेम टेक्निक बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है, वैसे ही करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2, ठीक है। इनमें से देखते हैं, पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स, नहीं यार गलत है ये, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। या तो पहला ऑप्शन ठीक हो सकता है, स्टेटमेंट 1 एंड, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये ठीक है। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक हो गया, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो ये ऐसे, ठीक है। अब करते 158, असर्शन एंड रीज़न आ गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े सोच समझ के करने होते हैं, ठीक है। ये वाला शुरू करते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स, असर्शन क्या है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। बात तो ठीक कह रहा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। अब रीज़न के अंदर क्या कह रहा है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखना है कि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर ऑलवेज कोर्डेट्स, कोर्डेट्स क्या होते हैं, दो में डिवाइड कर देते हैं हम कोर्डेट्स को, या तो वर्टिब्रेट होते हैं या फिर नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स कोर्डेट क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर एक नोटोकॉर्ड होती है, बट
नोटोकॉर्ड उनकी एडल्ट होकर के वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, इसलिए उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। बट जो नॉन वर्टिब्रेट्स रह जाते हैं उनके अंदर नहीं रहती, इसलिए उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो ये रीज़न एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का। तो सेकंड, इस चीज़ को तुम ऐसे याद कर लो कि मेरे कोचिंग में एक सर थे, हमें ऐसे बोलते थे हमेशा कि ऑल सरदार्स आर पंजाबीज बट ऑल पंजाबीज आर नॉट सरदार्स। तो यह असर्शन तुम ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये वाले कह रखे ना, स्टेटमेंट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इस वाले के लिए उन्होंने हमें ये बात ऐसे याद कराई थी, हमें याद भी होगी थी ऐसे। तुम्हें और कुछ पता है तो तुम बता दो थोड़े बहुत कमेंट्स में। अब आ गया फिर से एक और असर्शन रीज़न आ गया, ठीक है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इस बार पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया हुआ होगा। अब देखते हैं असर्शन। ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। बिल्कुल सही बात है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स वीक। तो इसके अंदर क्या है कि बोन का मास भी डिक्रीज हो रहा है, चांस ऑफ फ्रैक्चर्स बिल्कुल है। कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो क्या है कि अगर ये इंक्रीज की जगह अगर ऐसे लिख देता ना डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये रीज़न ठीक हो जाता। बट क्या है कि फिर असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट, ठीक है। और वैसे भी अगर ये ठीक लिखता तो भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती उस चीज़ की, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ये होता है कि एस्ट्रोजन इफेक्ट करता है बोन मास को और चांस, इसलिए हो जाता है। ये कोज को बता रहा है, ठीक है। अब करते स्टेटमेंट 1 एंड 2। ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। अब वैसे देखनी पड़ेगी पहले स्टेटमेंट 1। माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ओके, बिल्कुल सही बात है, जा सकता। माइक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, अगर यहाँ पे लिखता ना विदाउट सेल वॉल तो कुछ बात बन जाती, तो ये स्टेटमेंट हो जाती करेक्ट, बट ये होगी इनकरेक्ट। तो हमें क्वेश्चन देखना है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। पहले हमने देख लिया था स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ऐसे ही इसके अंदर तो स्टेटमेंट 2 तो हमारी इनकरेक्ट होगी, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते ए डिहाइड्रेशन। ये वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा सा, अगर किसी को अगर नहीं भी, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है वाला ना। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज म्यूकोस टू प्रोड्यूस माल्टोज। द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर माल्टोज। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल तुम्हारे सामने दे रखा है, प्लेट में सजा के दे रखा है उसका आंसर, तो बिल्कुल C6H12O6 ये है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मतलब इसी है +6 +12 +6, ठीक है। और इसमें से एक चला गया हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो एक H2 का मॉलिक्यूल चला गया, -2 -1 C12 सब में दे रखा है इन्होंने। H24 तो H24 तो, और इसमें से -2 22 O11 12 - 1 11, ठीक है। बेसिकली हम कई बार है ना इन ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इजीली बस इस वाले क्वेश्चंस के अंदर तो पेन उठाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हवा में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो C12 H22 O11, तो यही है हमारा 4th ऑप्शन, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग म्यूसिस, ओके। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, मतलब वर्डिंग क्या है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब हमें इसमें से जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, मतलब म्यूसिस के बारे में जो करेक्ट बातें बोल रखी हैं उनको टिक नहीं करना है, जो उसने गलत बोल रखी है उसको टिक करना है।
4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। अब इसने बोला है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। अगर ये बोलता है एस फेज ऑफ मियोसिस 1 तो ये होती सही बात, बट ये है गलत बात। और इसके अंदर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो है 163। नेचुरल सिलेक्शन where more individuals acquire specific character value other than mean character value leads। इसका बेल कर्व वैसे बनेगा कि लाइक नेचुरल सिलेक्शन वे मोर इंडिविजुअल है मीन वैल्यू, अगर जैसे कि अगर ये अगर कर रहे होते हैं, अगर ऐसा चेंज आ रहा होता, अगर एक कोई मीन करेक्टर वैल्यू अक्वायर कर रहे थे तो ये हमारा बनता है ऐसा चार्ट, मतलब ये बेल कर्व वैसा बनता। बट क्या है कि एक स्पेसिफिक करेक्टर एक्वायर करते जा रहे हैं, एक तरह से डायरेक्शनल चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो इसका आंसर है डायरेक्शनल चेंज। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर भी एग्जांपल दे रखा है मोथ्स का, कि लाइक अगर कोई डार्क कलर की जो मोथ्स थी वो स्पैरो को देखने के लिए कहाँ पे मतलब प्रे होती, स्पैरो तो उन्हें खा जाती है मोथ्स को। तो क्या है कि अगर कोई डार्क कलर की मोथ है और पोल्यूटेड सिटी में रहती है तो उनके जो पेड़ के ऊपर बैठने जाएगी तो पेड़ों के ऊपर पहले से ही सूटी मटेरियल्स पड़ा होगा, काले रंग का चढ़ा हुआ होगा, तो जो डार्क कलर की जो मोथ होगी वो बच जाएगी, तो सिटीज़ के अंदर बच गई डार्क कलर वाली। और ऐसे ही जहाँ की तरफ पोल्यूशन कम है तो जो लाइट कलर की जो मोथ्स होंगी वो स्पैरो को नहीं कम नज़र में आएंगी अगर वो पेड़ के ऊपर बैठ, क्योंकि पेड़ों के ऊपर पोल्यूशन कि वो सूटी पार्टिकल्स गए नहीं, तो वहाँ की तरफ वो वाली मोथ्स बच जाएंगी, वे ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगी, उधर की तरफ ऐसे होगा। तो एक स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू को इस नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको कह रहे हैं डायरेक्शनल चेंज। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि जो एडीए डेफिशिएंसी के जो पेशेंट्स होते हैं इन्हें पीरियोडिक इन्फ्यूज़न चाहिए होते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के। किस लिए चाहिए होते हैं? सिंपल, चलो ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ही ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स, क्योंकि इमोर्टल सेल्स नहीं है, डाई ऑफ हो जाएंगे, तो इसलिए पीरियोडिक इन्फ्यूज़न चाहिए होता है। पहला क्वेश्चन ही ठीक है। अब जैसे कि रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट्स, बाहर की तरफ जेनेटिकली इंजीनियर कर रहे होते हैं, बट ये इसका रीज़न थोड़ी ना कि हमें बार बार क्यों इन्फ्यूज़ करना है। 3 आइसोलेटिव प्रोड्यूसिंग इनटू द सेल्स एंड बिल्कुल करा जाता है, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम इन कल्चर आउटसाइड ऑल द बॉडी करा जाता है, बट एक रीज़न ये पूछ रहा है कि पीरियोडिक इन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, बार बार हम क्यों डाल रहे हैं इसे जेनेटिकल लिम्फोसाइट्स। अगर क्योंकि इमोर्टल सेल्स नहीं हैं, ये एक इनका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये डाई ऑफ कर जाते हैं, तो हमें फिर से डालने पड़ेंगे ये वाले जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स। If 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week, the death rate in the population is, ये बिल्कुल ही सिंपल, मतलब जैसे कि एन भी नहीं उठना चाहिए था इसमें, तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 8 ड्रोसिला, तुम्हें न्यूमरेटर क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ऊपर देखना है। 8 मिला हमें ड्रोसोफिला पर वीक इंडिविजुअल्स की, लाइक डेथ रेट निकालनी है पर वीक के हिसाब से, और 80 डाई करी हैं ड्यूरिंग ए वीक। पॉपुलेशन कितनी थी 80 की, 8 उनमें से चलेगी, तो 8/80 1/10, ठीक है। 165 का आंसर होगा 0.1, ठीक है। अब 166 का देखते हैं।
विच हायरार्किकल अरेंजमेंट, ठीक है। इसका एक निमोनिक है किंगडम फाइलम का ना, कि इसका है किंग फिल केम ओवर फॉर गुड सूप, किंग फिल केम ओवर फॉर गुड सूप। ओके, 166 का फिर क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड, किंग फिल केम ओवर फॉर गुड सूप। इसका ये निमोनिक है, किंग फिल केम ओवर फॉर गुड सूप। ओके, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। और फिर से वही, तो हमारा 167 क्वेश्चन है, फिर से यही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं हम कि स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है या नहीं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए which are known as palindromic न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये है सही। तो कौन से क्वेश्चन, तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे हमारा? सेकंड और फोर्थ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड ए लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। Breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher proteins and healthier fats is called biofortification, ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन कहाँ पे हमारा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 4, 168 का आंसर आ जाएगा 4। तो बाकी चीज़ें क्या है? बायो रीमेडिएशन, बायो मैग्नीफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बायो रीमेडिएशन, बायो रीमेडिएशन हमारी एक बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स या को एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल स्पिल हो गया, हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए उनको मॉडिफाई कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ताकि हम एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में यूज़ कर सकें, ठीक है। ये बायो रिमेडिएशन। अब बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? हमने फूड चेन पढ़ी है ना, तो क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स वाला एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है। अब ये आगे और ज़्यादा ये जाते जाएंगे और फूड चेन में जाते जाएंगे, तो इसमें मैग्नीफाई होते जाएंगे ये पेस्टिसाइड्स और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, और अल्टीमेटली ह्यूमन या फिर जो टॉप प्रीडेटर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये क्या नाम है, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इनके पास जाते हैं। बायो मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफिकेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा होती जा रही है। एक लेवल पे 10 है तो 100 हो गई, यहाँ पे मैग्नीफाइड होती जा रही है, आगे आगे लेवल जैसे बढ़ते जा रहा है। और बायो एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो रेट फास्ट है इसका, लेस जो एक्यूमुलेशन है। तभी तो वो एक्यूमुलेट इकट्ठा कर पाएगा। जब वो एक्सक्रीट करने की उसकी कैपेसिटी कम होगी एब्जॉर्ब करने से, तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, एक्सक्रीट कम करेगा, एक्यूमुलेट कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मोलिकुल। साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन है किससे मिलता है हमें? ये मिलता है हमें, बताओ बताओ, ट्राइगोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलेगा हमें। अब बाकी आ गया, बाकी सबसे हमें क्या मिल रहा है? जो बाकी ऑप्शन है इनमें क्या मिलेगा हमें, ठीक है। ये देखते हैं। हमें जो स्ट्रेप्टोकोकस सेरेवेसी है, ये हम वाइन मेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ होता है इसका, ठीक है। और ये जो हमारी क्या नाम है, एस्परजिलस नाइगर है, ये सिट्रिक एसिड में भी यूज़ होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम,
इसका यूज़ होता है ब्यूटारिक एसिड को बनाने में, एसीटोन को बनाने में, ब्यूटाइलिकम नाम ही है, ठीक है। और एसीटोन इथेनॉल के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन 170, ठीक है। अब देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच फॉर डिजीज़ एंड इज सिम्टम्स, ठीक है, कि करेक्ट मैच है क्या नहीं डिजीज़ और इसके सिम्टम्स को लेके। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता क्या है हमारा, ठीक है। इसने लिखा है एनाटोमिक डिसऑर्डर कोजिंग प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लगा मुझे ये वाला एमसीक्यू। वैसे सही बोलो तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर क्या रहता है कि हमारा डिसऑर्डर ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन स्केलेटल मसल एज वेल एज स्मूथ मसल, अगर ये और ऐड होता ना यहाँ पे स्मूथ मसल तो हम इसे ठीक कर देते हैं, बट ये नहीं। आर्थराइटिस, इन्फ्लेम जॉइंट्स, चलो इसे हम आगे के लिए ले लेते हैं, क्या बता अगले वाले ऑप्शन ठीक हो। टिटनी ये वाला ठीक ही लग रहा है, आर्थराइटिस इन्फ्लेम जॉइंट्स ही होता है वैसे, बट तुम अगर मैं तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ कि लाइक तुम जब एमसीक्यू अटैम्प्ट करो तो अगले ऑप्शंस देख लिया करो थोड़े बहुत ऐसे कि हाँ टिटैनी इज़ हाई कैल्शियम लेवल कोजिंग रैपिड स्पाज्म, टिटनी इज़ बेसिकली कोज ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, तो ये तो गलत हो गया। माइस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, अगर स्केलेटल के साथ साथ स्मूथ मसल भी ऐड कर देता ना तो ये ज़्यादा सही रहता, अभी आधा अधूरा सा है, ठीक है। तो ये आर्थराइटिस वाला ये वाला ऑप्शन है, हम इसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्डिंग कि लाइक कौन सी स्टेटमेंट गलत है। SCR आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ क्यों होते हैं, उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, अगर इस पर राइबोसोम अटैच्ड है तो ये प्रोटीन बना देगा। स्मूथ का क्या काम है, लिपिड सिंथेसिस। हमें स्टेटमेंट देखनी है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है हमें, ठीक है। ये तो करेक्ट है। RER हैज़ राइबोसोम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। SCR इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, इसलिए तो उसे स्मूथ बोलते हैं। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, स्मूथ भी होता है इनमें। तो 171 का आंसर ये हो जाएगा, हमें टिक करना है प्रोकैरियोट्स में, ये फोर्थ वाले ऑप्शन पे, ठीक है। हम मूव करते हैं 172 पे, फिर से वही स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 को कि द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, जो कि सही है, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन कौन कौन से टिक कर सकते हैं, तो सेकंड या फोर्थ। अब नहीं सॉरी, स्टेटमेंट 1 हमारी सही है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब कौन से टिक हो सकते हैं, सेकंड या फोर्थ, ठीक है। अब हमें सेकंड ये वाला सेकंड या फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, इसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 भी देखनी पड़ेगी। अब क्या है कि हमें देखना है इसके अंदर स्टेटमेंट 2, स्पर्मेजेनेसिस अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, थोड़ी सी क्या पूरी ही गलत लग रही है मुझे। तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 172 का, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ओके। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ,
ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये गलत है ना, इसलिए। अब देखते हैं 173, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया। इनका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे क्या रहता है। जैसे कि हमारा पेनिसिलियम है, कोनिडिया आगे छोटे छोटे से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ये कोनिडिया है। जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर बना सा रहता है ना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि म्यूटिले, फिलेट्स एंड ये जो आगे आ रहे हैं ये कोनिडिया होते हैं। ये जो आखिर में जो स्पोर्स टाइप से स्ट्रक्चर है इसका, पेनिसिलियम का, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्ट। और क्या नाम है, चलो 174 क्वेश्चन को देखते हैं। इन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड, ओके, एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, ओके। आई का ये क्या नाम है, एंड इट्स कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ग्रोथ मीडियम में हमने लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया। लैक्टोज प्रोवाइड करने का फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड ही नहीं कर पा रहा है इसके प्रोडक्ट को, तो आगे होगा ही क्या, कुछ नहीं होने वाला, ट्रांसलेशन होगी ही नहीं, ठीक है। इसको एग्जांपल को हम बोलेंगे नेगेटिव कंट्रोल को अंदर, ठीक है, और जेड वाई ए जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। 174, ठीक है। मूव करते हैं 175। टैगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, ये तो वैसे वन लाइनर क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसे समझाने का कुछ है नहीं ज़्यादा। टैगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स, ओके, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ओके, इनमें से किस में से, मीजोथोरेक्स में से। अब 176 के अंदर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रोप एंड गिजर, ओके। तो अब हमें देखना है कि इसके अंदर इन वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि हमें ये ओड आउट करना पड़ता है, ठीक है, कि लाइक हमें पता है कि एडिशनल चैम्बर्स किस में रहते हैं, बर्ड के अंदर रहते हैं, एडिशनल चैम्बर किस में रहेंगे, तो हमें बस वही है वो देखना। पैवो, ठीक है, पैवो हो सकता है, कोरवस, हाँ ये भी बर्ड है, बूफो, बूफो टोड है, नहीं यार। कटला, कटला फिश है, कॉमन कार्प इसमें नहीं है, तो अब कौन से बच गए, पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं सीटागुला, हाँ सीटागुला भी एक वो है। कोलंबा, कोलंबा नहीं है भाई, कोलंबा नहीं, कोलंबा एक बर्ड है ये भी, सॉरी। बट आगे फिर क्या है इसके, कैमेलियन है, कैमेलियन नहीं है। कोरवस, कोरवस बर्ड है, तो पहला हो गया हमारा ठीक, दूसरा हो गया गलत, ठीक है। अब मूव करते हैं हम 177 क्वेश्चन पे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक है बट oogenesis के लिए ठीक नहीं है, मतलब oogenesis के लिए गलत है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स occurs आफ्टर द completion ऑफ meiosis. Meiosis occurs continuously in a mitotically, चलो अब देखते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, सही है। occurs आफ्टर द completion ऑफ meiosis, पहले ही हो जाता है लगभग, ये गलत है, तो इसको बी को ठीक करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ये आ सकता है। meiosis अगर कंटिन्यूसली
इन्हें माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल स्टेम सेल पॉपुलेशन नहीं, एक बार हो जाती है, मेल्स के अंदर रहती कंटिन्यूसली, फीमेल्स में नहीं रहती, तो ये सी भी आएगा इसके अंदर। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक बात है। तो हमें तो जो करेक्ट नहीं है उनको आइडेंटिफाई करना है, तो ये नहीं आएगा। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, नहीं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, ई। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है। इसके अंदर हमें एक्चुअली ऐसे देखना होता है इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमेशा देखना बी डी ई, बी सी, सी ई सी। तो हर क्वेश्चन के अंदर कि लाइक कौन सा आ रहा है, बी 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 आ रहा है। कोई एक कॉमन चीज़ देख लो कि जिसके अंदर नहीं आ रहा। अगर लाइक किसके अंदर सी आ रहा है, सी लगभग, अगर जिसके अंदर मतलब ऐसे कि डी आ रहा है क्या, नहीं, डी ठीक था हमारा, तो ये ऑप्शन गलत रह गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा जिसके अंदर अच्छे ढंग से और होगा ना, इन्होंने सही ढंग से सेट नहीं करा इसको, इसमें वो गैस लग नहीं पाएगा। 178 क्वेश्चन, ओके। स्टेटमेंट 1, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 1 होगी हमारी सही, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो सकते हैं। Specialized lymphatic capillaries called lacteus carry chylomicrons into lymphatic vessels and antimatter into the blood. स्टेटमेंट 2 भी सही होगी हमारी, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं करना, सेकंड ऑप्शन करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा लिपेज लूप के बारे में, कि लिपेज लूप इज़ ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, कि लाइक कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। तो पहले थोड़ा सा लिपेज लूप के बारे में देख लेते हैं कि ये एक ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कोई मेडिकेशंस नहीं होते, थ्रेड होते हैं बेसिकली इधर चेक करने के लिए कि लाइक ये पोजीशन में है क्या नहीं। फीमेल्स को डेली चेक करना पड़ता है इसको, ठीक है। और इसके अंदर कोई मेडिकेशन नहीं लगी होती, और अगर कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन या फिर कोई एक्टिव ड्रग नहीं लगा रखा हमने यहाँ पे, तो एक काम कैसे करता है। बेसिकली ये हमारा बना होता है, या तो ये हमारा पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है, ठीक है, और या फिर ये हमारा स्टील का बना होता है। इसके अंदर क्या नाम है, स्टेनलेस स्टील का होता है। और बेसिकली क्या होता है कि लोकल फॉरेन बॉडी, ये एक तरह से हमारे बॉडी के लिए तो मतलब कोई बॉडी का पार्ट तो है नहीं, तो यहाँ की तरफ मैक्रोफेजेस आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे यहाँ पे, ये एक तरह से अट्रैक्ट करेगा उनको, मैक्रोफेजेस को। बॉडी के अंदर कोइटस हुआ एंड देन फिर स्पर्म्स आए, तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये आएंगे और इस स्पर्म को फेगोसाइटाइज कर देंगे। इस तरह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। तो इसमें कोई मेडिकेशन तो है नहीं, तो ये नॉन मेडिकेटेड है। इंट्रा यूट्राइन क्यों है, क्योंकि यूट्रस के अंदर डल रहा है, डिवाइस है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब आता है हमारा 180 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशंस फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, ओके। डाइजेशन ऑफ डायसैकेराइड्स, ओके। डायसैकेराइड्स या फिर को थोड़ा बहुत और देखते हैं इसके अंदर। डाइजेशन डायसैकेराइड्स नहीं होता, क्योंकि डायसैकेराइड्स मतलब जैसे कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, या फिर लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कर दिया, ये हमारे स्टमक के अंदर रहता है डायसैकेराइड्स का। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी थी। नोट परफॉर्म्ड पूछा इसने, इन्होंने नोट परफॉर्म्ड पूछा इन्होंने, ना कि इन्होंने पूछा कि परफॉर्म। तो ये फिर मतलब इसके डाइजेशन डाइसैकेराइड्स तो नहीं करता, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा
वंस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, करता है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी का जो सबसे पहला जो डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है इधर से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर कॉम्प्लेक्स स्मॉलर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, बट डाइसैकेराइड्स में नहीं कन्वर्ट करता। डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में नहीं करता, लुब्रिकेशन भी कर देता है। तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत, क्योंकि ये तो परफॉर्म करता है, और कौन सा परफॉर्म नहीं करता, डाइजेशन और डाइसैकेराइड्स। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा 181, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। यही पूछे, नोट पूछा इसने, नोट ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, न्यूरोग्लिया, यही ऑप्शन होगा। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू भी है, कार्टिलेज भी है। नोट ए कनेक्टिव टिश्यू पूछा है इन्होंने। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है। बेसिकली क्या है कि डेट्राइटिवोर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बड़े जो डेट्राइटस है, डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेन, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स है, उसको ये डेट्राइटिवोर्स आते हैं छोटे डेट्राइटिस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर डेट्राइटस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। ना तो ये डिकम्पोज करते हैं, ना कैटाबोलाइज करते हैं, ना ह्यूमिफिकेशन करते हैं। बड़े को ये ब्रेक डाउन करके इन्होंने छोटे से, मतलब कि ब्रेक डाउन मतलब फ्रेगमेंटाइज कर दिया, बड़े पार्ट को फ्रेगमेंट्स बना दिए इन्होंने, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दिए हैं। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डेट्राइटिवोर्स इसके अंदर हेल्प करते हैं हमारी। अब आता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला मतलब कि जो सारी करेक्ट है वो हमें सेलेक्ट नहीं करनी, जो इनकरेक्ट है सिर्फ वो ही सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेस, सही है, तो ये हो जाएगा गलत। ये ऑप्शन चूज़ नहीं करना है क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये नहीं चूज़ करना। स्प्लिंडर फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पेसिफिकली काइनेटोकोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी करेक्ट नहीं है, पार्शली करेक्ट, इनकरेक्ट बोलूँगा मैं से। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टेलोफेज, ये पूरी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इसे स्प्लिंटर फाइबर्स वाले को करेंगे टिक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल is 1.1 meters, what will the approximate number of base pairs। अब बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन है कि 10 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम, 10 बेस पेयर। ठीक है। बेसिकली ये बोल रहा है कि 1.1 मीटर। अगर हम सपोज कर ले कि 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 बेस पेयर है, और एक एंगस्ट्रॉम हमारा, अगर 34 एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर में लिखूं तो 1 मीटर एक एंगस्ट्रॉम है 10 इंटू माइनस पावर 10 मीटर के। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 10 इंटू माइनस 10 बेस मीटर इज इक्वल टू 10 बेस पेयर। तो सिंपल सी बात है, 1.1 में कितना होगा, इज इक्वल टू 10/334 की पावर 10 की पावर माइनस 10
ये ऊपर जाके +10 हो जाएगी। अब अगर मैं 34 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, तो अगर इसे मैं 100 भी मान लूँ, 9 कर देता हूँ यहाँ पे 100, तो लगभग 3 के अराउंड होगा। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है हमारा, अप्रोक्सीमेट आंसर देखना होता है हमें बेसिकली ना। 3 इंटू 1.1 3.3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सबसे आसपास का ऑप्शन कौन सा हो रहा है, 3.3 इंटू 10⁹, तो 184 का आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें। एट what स्टेज ऑफ लाइफ द oozeness प्रोसेस इज इनिशिएटेड। वन लाइनर है, अडल्ट में नहीं होती, प्यूबर्टी पे भी नहीं होती, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में हो जाती है, बर्थ पे भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ायरेबल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर। कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं क्लोनिंग वेक्टर के हमारे डिज़ायरेबल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, ये हम क्यों चाहेंगे, हमें सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए। इसने पूछा नॉट ए डिज़ायरेबल फीचर, तो ये ऑप्शन नहीं डिज़ायरेबल है। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल चाहिए। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, बिल्कुल चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, बिल्कुल चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, हमें सिंगल चाहिए। तो ये ऑप्शन ठीक है हमारा, पहला ऑप्शन। ठीक है, 186 का 1। हम देखते हैं 187। 187 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सिस। नोट द करेक्ट स्टेटमेंट, ही इज आस्किंग अस टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत है वो सेलेक्ट करनी है हमें। Impulse transmission across a chemical synapse is always faster than that across an electrical synapse. अगर ये बोलता कि इम्पल्स ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स के अक्रॉस स्लो होती है यहाँ पे देन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो हम मान लेते इसकी इस बात को कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर थोड़ी फास्ट होती है केमिकल साइनेप्स से, तो ये हो जाती बात ठीक। ठीक है, चलो बाकी के आगे और ऑप्शन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक यूनिवर्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन 2 सेलेक्ट नहीं करना। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही बात है, और ये ऑप्शन नहीं चूज़ करना था। केमिकल साइनेप्स यूज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बिल्कुल यूज़ करते हैं, गाबा, ग्लाइसिन, एसिटाइल कोलिन सब यूज़ करते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है। हमें चूज़ करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 187 का है 1। ठीक है, अब आती है ये वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें देखना है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ठीक है, करेक्ट हैं जो। ठीक है, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड लाइक ए बी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड क्यों प्रोड्यूस करेंगे, ये तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है ना। अगर नेचुरली अकरिंग इंसुलिन होता है उसके अंदर होता है ये, तो ये स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में इनकरेक्ट है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ
इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन इकोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है करेक्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़ वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। ये वो एरा था जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था ही नहीं हमारे पास, तो हम कैटल्स एंड पिग्स से निकालते थे। कैटल से जो निकलता था उसे हम बोवाइन इंसुलिन बोलते थे, पिग से जो मिलता था उसे हम पोर्साइन इंसुलिन बोलते थे, पोर्साइन इंसुलिन। तो बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आने के बाद ये हमें एक तो इतने ज़्यादा कैटल्स का स्लॉटर नहीं करना पड़ा हमें, इनकी इनकी पैंक्रियाज से निकालते थे, हम एक्सट्रैक्ट करते थे, इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती थी, लोगों में रिएक्शन भी हो जाते थे, फॉरेन इंसुलिन भी बोलते थे हम इन्हें, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम इसे फॉरेन इंसुलिन बोलते हैं, ना हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग बनाता है कि लाइक जो हमारी ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस करती है बिल्कुल ह्यूमन पैंक्रियाज से जैसा प्रोड्यूस होता है बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर करके, तो उसका तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, वो फॉरेन इंसुलिन है। इवन हम उसे ह्यूमुलिन बोलते हैं, ह्यूमन प्लस इंसुलिन, ह्यूमुलिन। जबकि और चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। प्रो हार्मोन इंसुलिन को करते हैं, बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को तो प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ए और बी पेप्टाइड जो एक्टिव पार्ट है हम उसके अंदर ही करते हैं। सी पेप्टाइड क्यों प्रोड्यूस करना, उसको वो इनएक्टिव होगा तो हम ये चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं करते, ना उसकी कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि सी पेप्टाइड तो प्रोड्यूस ही नहीं किया हमने। अब आ रहा है अगला पार्ट, सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। पेशेंट डेवलप करते हैं बोवाइन और पोर्साइन के अगेंस्ट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन, बट जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें तो बस एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, जो एक ही स्टेटमेंट ठीक है, जो है बी। तो 188 का आंसर हो जाएगा 3, मतलब बी ओनली। अब ऐसे ही आ रहा है 189। 189 के अंदर भी इन्होंने स्टेटमेंट्स पूछी हुई है। बेसिकली इसके अंदर अगर कई बार कुछ एक ऑप्शंस में गड़बड़ हो ना, तो एक बार अभी स्टेटमेंट के बिना ही देखते हैं कि क्या है। बी एंड सी, ए एंड सी, बी डी ई, ए एंड ई। अगर मुझे पता लग गया कि बी ठीक है, सिर्फ बी ठीक है, तो मेरे ये 4 फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को मैं नहीं देखूँगा। अब मुझे पता चल गया कि फिर मुझे सिर्फ डी और ई देखना पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया कि सी इनकरेक्ट है, या फिर अगर सी इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन वोड आउट हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो ये वाली एलिमिनेशन वाला काम कर जाते हैं इन ऑप्शंस में ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोच रहा हूँ कि ए, मुझे पता लग गया कि ए ठीक है, तो किस किस ऑप्शंस में ए है, सेकंड और फोर्थ, और फिर मुझे पता चल गया कि हाँ सी गलत है और ई सही है, तो फिर सेकंड ऑप्शन ठीक ये निकल गया। ये वाले ऑप्शन कई बार ऐसे हो जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस अगर तुम्हें पता ना हो, थोड़ा बहुत डाउट हो, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ी सी काम कर जाती है कई बार। बट थोड़े बहुत ऑप्शंस आजकल ऐसे ही आ रहे हैं कि लाइक ये एलिमिनेशन टेक्निक कई बार लग नहीं पाती है, बट इन क्वेश्चंस में लग जाती है कई बार ऐसे ना, तो ध्यान देना थोड़ा बहुत। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, थोड़े बहुत सारे ऑप्शंस आते नहीं हैं, तुम कर सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू कर सकते हो वाले क्वेश्चंस ना, तो ध्यान रखना इसका। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हमें क्या कह रहा है। विच आर फॉलोइंग आर नोट द इफ़ेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स। नोट वाले बहुत आ रहे हैं। ये क्या करता है कि जो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है ना उसको इंक्रीज़ करता है, बस इसका काम ये है, चाहे कैसे भी करे।
चाहे बोन को रिजॉर्व करके करे, चाहे इंटेस्टाइन से करे, चाहे किडनी से करे, कैसे भी करे, बट इसका काम ये है कि कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ करना है ब्लड के अंदर, बोन में नहीं, ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करना, ब्लड लेवल के अंदर कैल्शियम आयन को। ठीक है, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बिल्कुल करता है। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा, क्योंकि हमें नोट द इफेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अब इसके अंदर आता है कि डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये क्वेश्चन इफेक्ट नहीं करता, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल करता है, ये इसका इफेक्ट है। रीनल कंजर्वेशन करता है कैल्शियम आयन का, बिल्कुल सही बात है। decreases the absorption of calcium from digested food, it increases the absorption of calcium from digested food, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। increases metabolism carbohydrates, इसके मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। अब हमें देखना है ऐसा क्वेश्चन जिस आंसर इसके अंदर BDE है, तो ये है थर्ड। ठीक है, अब आते हैं 190 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नोट को इन्होंने फिर से हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है इन्होंने इसको, कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर ए पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? एनालोगस क्यों है? क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। पेंगुइन बर्ड है, डॉल्फिन मैमल है। ठीक है, एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, एक कॉमन नीड हुई, सब ने अडॉप्ट करा उस चीज़ को। एक होता है डाइवर्जेंट, जैसे डार्विन की वो थी ना, क्या बोलते हैं, बर्ड्स, उनकी बीक्स डेवलप हो गई थी अलग अलग, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। स्ट्रीट पोटैटो एंड पोटैटो इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनोलॉजी, बिल्कुल ये एक एग्जांपल है। होमोलॉगी इंडिकेट्स एंड कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। तो 191 एक इनकरेक्ट 190 के अंदर पहला जो स्टेटमेंट था, ऑप्शन था, ये इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, इसलिए हमें इसे सेलेक्ट करना था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 191। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट को चूज़ करना, करेक्ट को भी इन्होंने बोल्ड कर रखा है कि लाइक अपनी तरफ से बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो ये हमेशा बोल्ड कर रखा है इन्होंने, इज़ करेक्ट। ठीक है, बाकी अगर ये बोल्ड ना भी करे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है इनको, बट इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, तो ये अच्छी बात है। और थोड़ा जल्दी हो जाता है, बच्चों को थोड़ा सा टाइम बच जाता है, इसको थोड़ा जल्दी करने में ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर causes क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ये ऑप्शन तो है गलत, क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल्व्स की क्लोजिंग के लिए आर्टा के अंदर प्रेशर आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर होगा, वो पुश बैक करेंगे ब्लड को वेंट्रिकल्स के अगेंस्ट, तो जाके सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है, वैसे ही है, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये सही नहीं है। साइनो एट्रियल नोड जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, साइनो एट्रियल नोड से आते हैं इम्पल्स, ऐसे आते हैं ऐसे नोड, फिर हमारा एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर, फिर बीच में जाके है ऐसे डाइवर्जन बनता है हार्ट के अंदर, परकिंजी फाइबर्स के थ्रू जाते जाते ऐसे बनता है,
बट इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेस मेकर कौन है हार्ट का, यह है साइनोएट्रियल नोड। तो अगर यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड लिखा होता तो ये ठीक होता। ये सारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा सा ऐसे ही रफ सा स्केच है, बनाने के लिए समझाया था, ठीक है। तो यही है, अगर यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड लिखा होता तो होता, बट ठीक है कोई नहीं, गलत है ये। द ट्राइकस्पिड and bicuspid valves open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria। जबकि ये वॉल्व ओपन होते हैं जब जॉइंट डायस्टोल चला जाता है, ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकल्स की तरफ, तब जाके होता है। ये भी गलत है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल सही बात है। तो 191 का क्या है, 4, ठीक है। अब आते हैं हमारे 192 की तरफ। हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में कि लाइक एक देखोगे ना, CD2 1 2 3, तो ये तो देखना नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक जगह एक और है 1। तो एक कोई ऐसा ऑप्शन देखना होता है जहाँ पे सारे के सारे अलग अलग ऑप्शन हो, जैसे कि 2 3, इसमें भी 4 है। तो ये नहीं, कोई एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसके अंदर जिसके अंदर एक ही ऑप्शन देखना पड़े, ठीक है। बट इसमें अभी कोई ऐसा दे नहीं रखा इन्होंने, तो ठीक है। यूजुअली क्या रहता है कि अगर हमारे 2 ऑप्शन भी अगर हमें पता है तो काम चल जाता है इसके अंदर। क्या है कि अगर A4 है तो ये B3 है और यहाँ पे B2 है, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर हमें पता है कि B का अगर 3 या 2 में से कोई एक आंसर है तो हमें इसमें से देखना है, और हमें पता है कि A का 4 है और B का 3 है, तो फिर एक इससे पता लग जाएगा हमें C और D में क्या आंसर है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ऐसे ही अगर हमें पता है कि D का 1 है और C का 3 है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम। और ऐसे ही मतलब 2 ऑप्शन पता है तो भी हमारा काम चल जाता है। इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों का पता हो, हमें बस 2 का पता हो, पता लग जाता है। और कई बार तो एक से भी पता लगता है। ये ऑप्शंस थोड़े इन्होंने समझदारी से लगा रखे हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक ही जो होता है, जैसे ए है तो इसमें 1 2 3 4 होता है, या फिर कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसके अंदर, या फिर बी के अंदर 1 2 3 4 होता है। तो क्या होता है कि सिर्फ एक उसी के पता, अगर हमें बाई चांस हमें बाकी नहीं पता बट हमें एक वो ही पता है, तो हम सिर्फ उसी क्वेश्चन के थ्रू सारा क्वेश्चन सही हो सकता है, हमारा टाइम भी बच जाता है ऐसे करने से। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लाइकोजन, ठीक है चलो मैच करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, हार्मोन बिल्कुल नहीं है, बायोकैटलिस्ट नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, स्टोरेज प्रोडक्ट है। ए का 4, ए का 4, ए का 4, तो या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। अब देखते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है हमारा, ग्लोबुलिन हमारा हार्मोन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बायोकैटलिस्ट है, नहीं है। एंटीबॉडीज़ बनी होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे बी का 3 कहाँ दे रखा था, एक यहीं पे है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। ऐसे ही तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। ऐसे ही सी स्टीरॉइड्स है, अगर हमें बी नहीं पता, चलो हमें नहीं पता, इनकेस हमें नहीं पता था भाई क्या होता है स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स क्या है, हार्मोन है, तो इसके अंदर क्या है कि ये 1 है, तो इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई नहीं। हम डी भी देख सकते थे। डी का क्या है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है, बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट है थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन को मैच कर देते इधर।
डी का 2, बट डी का 2 तो सिर्फ एक ही का दे रखा है इन्होंने, इधर ये रहा। ऐसे करना होता है। थोड़ा सा आइडिया मिल जाता, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है अगर इनमें थोड़ा सा अनश्योर हो तो। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं चूज़ करनी हमें इसके अंदर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये थोड़ा सा गलत है, एक्वायर्ड की जगह या तो ये इननेट लिख देता तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता, या फिर अगर इसको एक्वायर्ड लिखनी थी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी डिफेंस प्रेजेंट आफ्टर, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है तब आती है। या तो ये लिखता तो ये ठीक हो जाती है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ करेक्ट करता, बट ये तो गलत है। इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करने के लिए ही बोला था, तो हमें पहला ऑप्शन चूज़ करना था। ठीक है, बाकी ऑप्शन ही देख लेते एक बार। प्राइमरी इज रिस्पॉन्स प्रोड्यूस व्हेन अवर बॉडी काउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मीन्स पहला, सेकेंडरी मीन्स दूसरी बार, सेकेंड टाइम। ये प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ऐसे ही देखते हैं, एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलाइसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। सही बात है, बट ये ऑप्शन नहीं चूज़ करना मैं। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखते हैं 194। 10 E. coli with N95 dsDNA are incubated in medium containing 14 N nucleotide. After 16 minutes, how many E. coli will have DNA totally free from 15 N? ठीक है, ये से बोल रहा है कि जो E. coli था उसके अंदर 15 N है। अब हमें रेप्लिकेशन टाइम पता है E. coli का कितना है, 20 मिनट, मतलब कि 3 रेप्लिकेशन है हमारे पास। चलो, एक जो है इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं 15, ठीक है, और ब्लू कलर से करेंगे 14 को। अब कह रहा है कि अब रेप्लिकेशन होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा तो आधा इसका डीएनए जाएगा। एक रेप्लिकेशन इसका हुआ, एक इसका हुआ। अब ये 15, ये 15 और ये 14, ये भी 14। वैसे ही एक और रेप्लिकेशन हुआ तो एक स्ट्रैंड ये रह गया, एक स्ट्रैंड ये रह गया। अब इसमें 2 नए स्ट्रैंड बने। अब दोबारा से एक और एप्लीकेशन होगा तो इस तरह से 8 डीएनए बन जाएंगे। 8 में से 6 तो बिल्कुल ही न्यू होंगे, जिनका कोई भी मतलब, जैसे कि इस सब के अंदर 14 एन होगा, और 2 डीएनए ऐसे होंगे जो हाइब्रिड होंगे, क्योंकि स्ट्रैंड ही 2 है हमारे पास। इसके प्रोपोर्शन बता रहा है इसकी, लाइक ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो एक तरह से हम ये वाला देखना है इसके अंदर कि अगर प्रोपोर्शन निकालूं तो पूछ रहा है विल हैव, अगर इसके अंदर देखूं तो जो न्यू डीएनए वाले हैं निकालूं तो 6/8 होगा, और हाइब्रिड वाले का प्रोपोर्शन होगा 2/8। अब ये पूछ रहा है कि 60 मिनट्स के बाद हाउ मैनी विल हैव टोटली फ्री फ्रॉम 15 एन।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें इसमें से देखना था कि हाँ ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा 194 का, कि जो प्रोपोर्शन है हमारी इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा 60 सेल्स। 6/8, ठीक है। वैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा में, अगर ये इंक्लूड नहीं करता तो ये स्टेटमेंट होती ठीक, बट ये इसने इंक्लूड कर दी तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। सही बात कह रहा है, ऑटोट्रोफ्स हैं ये। ब्लू ग्रीन अलगी, साइनो मीन्स ब्लू, ठीक है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं, ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं, कुछ सेप्टोट्रोफ्स भी होते हैं, कुछ हीलियोट्रोफ्स भी होते हैं, तो ये चीज़ तो है गलत। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। अगर ये बात ये लिखता कि मोनेरा की जगह प्रोटिस्टा लिख देता तो ये बात हो जाती ठीक, बट अब ये थोड़ी सी गलत है, ठीक है। वैसे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए बी सी ये दे रखी है। इसका देखने के लिए सीधा सा तरीका बस यही होता है कि पेंसिल लो और ये मतलब ऐसे कि बस एक एस्टिमेट सा लगा लो, या फिर एडिशन भी देख लो। ऐसे गैस ये करना होता है, जैसे कि ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस कितना, मतलब 5% बता रखा है, ए सी 5, ठीक है। जस्ट एक रफ स्केच बना रहे हैं अभी ना। सी और बी के बीच का कितना बता रहा है, या फिर ए सी और बी एंड सी के बीच में कितना बता रहा है 15%, तो ठीक है ये देखते हैं। अगर ये कैलकुलेशन ठीक होती है तो ही होता है। रफ स्केच बना रहे अभी, ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि लाइक ठीक है ये करेक्शन भी होगा इसमें, अगर गलत होगा तो देखेंगे इसको। बी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है 9, ठीक है 9%। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये जो रफ स्केच बना रखा है हमें, तो ए और बी के बीच में 5 + 15 होना चाहिए, इसमें कितना दे रखा है 20। ए सी बी ये तो हो गया ठीक। अब हमें देखना है ए और डी के बीच का, ए डी के बीच में 5, 15, 29 होना चाहिए। ए डी की कितनी दे रखी 29, तो ये भी हो गया ठीक। अब हमें देखना है कि सी और डी के बीच का 15 और 9 24 दे रखा है, 15 + 9 24, तो ये डिस्टेंस भी ठीक है। तो सीक्वेंस यही होगी ए सी बी डी, ठीक है ये ठीक है। वही मैच दा करने हैं, तो मैच के अंदर बस ये क्या 2 चीज़ें देखनी है हमें बस, और बाकी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, डायफ्राम्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, नहीं। इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, नहीं। absence of menstrual cycle and ovulation following parturition, नहीं। they cover the cervix blocking the entry of sperms, हाँ। ए का 4, तो 4 कहाँ किसके अंदर दे रखा है, एक तो सेकंड में दे रखा है, एक थर्ड में दे रखा है,
और बी का फर्स्ट है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, बी फर्स्ट ही होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो हाँ ठीक है, इनकेस अगर इसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ना पता होता तो बी का तो फर्स्ट ही था, क्योंकि इसमें दे ही रखा था ये हमारे जो ऑप्शन है इसके अंदर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वैसे भी इनिबिट ओवुलेशन इम्प्लांटेशन। अब आगे देखते हैं सी। ये दोनों ऑप्शन दे रखे, अगर हमें सी या डी भी कोई पता है तो हो जाएगा ये। अब देखते हैं सी। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस। करते हैं ये। सी का है सेकंड, तो सी का सेकंड इसमें दे रखा है। बाकी तो क्या नाम है, तो हमारा ये हो जाता थर्ड। डी भी देख लेते इन केस अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम कैसे देख रहे होते अगर हमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस का शोर नहीं है। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो यही वाला था, डी का थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, 197 का 3। अब हमारे फिर से एक और मैच द क्वेश्चन आ गया, तो फिर से देखते हैं कि क्या है। ए ब्रोंक्यूल्स दे हैव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, नहीं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं। ग्लैंडुलर टिश्यू, नहीं। सिलेटेड एपिथेलियम होती है, म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं, सीलिया पुश करते रहते हैं ऊपर की तरफ उसको, ताकि एल्वेलाई के अंदर ना जाके ना गिरे। तो ए का आ गया हमारा 4। ए का 4 है, और इसमें कौन सा ऑप्शन है? 198 के अंदर इसमें 4 दे रखा है। 198 का 4, ए का 4 सिर्फ सेकंड ऑप्शन के दे रखा है, ना थर्ड के अंदर, ना फर्स्ट के अंदर, ना सेकंड के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन तो हो ही गया लगभग। बट अगर अभी भी किसी को डाउट हो रहा है कि मैं तो एक पे रिलाई नहीं करना चाहता, तो हम देखते हैं कुछ और, कोई और ऑप्शन देखते हैं। सपोज़ करो हमें ए नहीं आता, ठीक है चलो, अब देखते हैं हम बी ऑप्शन क्या था। गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या है? देखो मैं तुमसे कुछ बात, बी गोबलेट सेल ये है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, नहीं ये नहीं है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, नहीं ये भी नहीं होती है। ग्लैंडुलर टिश्यू, हाँ ये होती है, ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड ये एक तरह से म्यूकस सिक्रीट करता है ये। तो 1 2 3 4, तो बी का थर्ड ऑप्शन इसके अंदर ये रहा, ठीक है। एक ये भी हमारा, अगर किसी को सिर्फ बी आता होता तो भी हो जाता। अब किसी को सिर्फ सी आता होता तो भी हो जाता, क्योंकि इस वाले एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इजी बना रखा है। सारे ऑप्शन 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4 सबके अलग अलग है। कोई इस क्वेश्चन में अगर किसी को सिर्फ एक ऑप्शन भी आता है सही ढंग से, तो ये उसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन ठीक हो गया होगा, क्योंकि सब में अलग अलग ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसी को एक भी आता है तो भी हो गया होगा। जैसे कि टेंडन है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, लूज होगी तो टेंडन काम ही नहीं कर पाएगा वैसे ना। तो सी का फर्स्ट, सारे ऑप्शन अलग है, तो ऐसे ही हो जाता है ये भी। एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डी का सेकेंड। तो ये ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन इजी था ये वाला। किसी को अगर एक ऑप्शन भी आता है सही ढंग से, एक मैच द फॉलोइंग भी आता है, तो भी हो जाता है उसका। If a color blind female marries a man whose mother was also color blind, what are the chances of her progeny having color blindness? अब इन्होंने क्या नाम है कि ये तो मेंशन कर दिया, हमें पता है कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। फीमेल अगर कलर ब्लाइंड है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं।
तो अगर वो कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों डिफेक्टिव जीन्स आ गए हैं, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेस, दोनों में डिजीज़, दोनों डिजीज़ कैरिंग ट्रेट हैं, दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। डिजीज़ जब ही होगी फीमेल में जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के अंदर ट्रेट होंगे कलर ब्लाइंडनेस के। और इन्होंने बोल दिया मैरीज ए मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। अब हमें पता है कि हो सकता है इसकी मदर भी जो इसकी कलर ब्लाइंड थी, तो इन्होंने भी एक ही एक्स क्रोमोसोम देती है मदर अपने सन के अंदर, और इसकी इनकी मदर भी कलर ब्लाइंड थी, तो इनके पास ये सारे ये एक एक्स क्रोमोसोम आएगा। अगर इनके फादर हेल्दी भी होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आया एक्स वाई, और ये भी कलर ब्लाइंड होंगे क्योंकि इनकी मदर भी कलर ब्लाइंड थी। तो अब इनकी जो भी प्रोजेनी होगी सारे के सारे, मतलब जैसे कि अगर मैं नॉर्मल इसको इससे भी करूं, बट ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ना, तो क्या है कि मेल तो अफेक्टेड होगा ही होगा। कितने ही बना लो इनके, सारे के सारे जितनी भी प्रोजेनी होगी इनकी सारे के सारे कलर ब्लाइंड होगी। जितनी भी होंगी सारे की सारी कलर ब्लाइंड होंगे, 100% होगी। 199 का 1। अब आता है 200 स्टेटमेंट। इन स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द thermal plant is passed through the electric wires to charge the dust particles। ये स्टेटमेंट गलत नहीं लग रही, क्योंकि जो स्क्रबर होता है उसके अंदर एक लिक्विड यूज़ होता है पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो होगी गलत। Particulate matter cannot be removed, PM2.5 cannot be removed by scrubber but can be removed when an electrostatic precipitator। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ये